अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं महक असलम। आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान की सियासत से उनका ताल्लुक है, नून लीग से उनका ताल्लुक है और पंजाब से उनका ताल्लुक इस तरह से है कि पंजाब के सेहत के जितने भी इंतजामात हैं वो देखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पंजाब में सेहत के शोबे में कितनी तरक्की हुई है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो माहौल है, जो हालात हैं, उसमें सेहत को मद्देनजर और अव्वलीन तरजीह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। स्केड्यूल बहुत बिजी होता होगा, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बेहद शुक्रिया। अच्छा, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जिससे सियासत में आने का शौक होगा। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे, मैंने कहा पूछूंगी ये शौक डेवलप कैसे होगा, फिर उसके बाद बचपन, तालीम, सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये जवाब जानना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि समा का जो पोस्ट कार्ड है डेफिनेटली ये वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम्स में शामिल है। तो मैं डेफिनेटली जब भी कभी यहाँ आऊँगा, यहाँ जैसे आज आया हूँ, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको लोगों तक पहुँचाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो बेसिकली शुक्रिया आप लोगों का है। तो जो आपने सवाल किया, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर ना पैदा होते हैं। पॉलिटिकल वर्कर क्रिएट नहीं किए जाते, बनते नहीं हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। और ये एक किस्म का सियासी कीड़ा है जो जिसके अंदर होता है वही पॉलिटिकल वर्कर बनता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर होता है, यकीन करें उसको सलाम करना चाहिए। कि वो बहुत चीजें फेस कर रहा होता है। देखें, वो उसकी सारी जिंदगी पॉलिटिकल जद्दोजहद से भरी होती है। बहुत से जो सियासी कारकुन ऐसे हैं, चाहे वो मेरी मुखालिफ पार्टियों के हों, चाहे हमारी पार्टी का हो, जो अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर इन्वेस्ट करते हैं। जब आप कोई जलसा करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो आपका सियासी कारकुन आता है, जो खालिद सियासी कारकुन है, आप उसको पे नहीं करते, वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपसे सैलरी नहीं लेता। वो अपने बच्चों का रिजल्ट छीन के, अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन के आकर अपनी पार्टी पर, देखें अगर वो किराया लगा कर आता है, अपनी जो लोग रोजाना की कमाई कमाने के आदी हैं, वो जब अपने काम के वक्त को निकाल के अपनी पार्टी के लिए आता है, तो अपने बच्चों के मुंह का नवाला छीन के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दहाइयों से रवाज चेंज हो गए हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर्स को इज्जत देना भूल गए हैं। हालांकि ये वो लोग हैं कि जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने मुल्क को अजीमतर देखना चाहते हैं, वो अपने मुल्क को बुलंदतर देखना चाहते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि जो मेरा लीडर है यही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। तो वो उस लीडर के लिए, उसकी प्रोजेक्शन के लिए अपना दिन रात एक करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सियासी कारकुन हैं कि जिनको इस सारे मामले में कोई माशी फायदा हुआ होगा। अदरवाइज जो ज्यादातर पॉलिटिकल कारकुन का उनको माशी नुकसान ही होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पार्टी के नाम लगा देते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है? मेरी आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इल्तिजा है पाकिस्तान के लोगों से कि खुदारा आप बड़ी बड़ी बातें तो सोचते हैं, सबको ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत चाहिए, सबको मुल्क को एशियन टाइगर देखना है, लेकिन आप सब अपने अपने घर में चाय और कॉफी के कप पर ये बात करते हैं। लेकिन सियासी कारकुन मैदान में लड़ता है, मैदान में मरता है। चाहे मेरी मुखालिफ जमात का हो, वो भी मैदान में लड़ता है और मरता है, चाहे मेरी जमात का हो, वो भी मैदान में लड़ता है और मरता है। तो प्लीज अपने अंदर और सियासी कारकुन के अंदर एक फर्क जो है उसको महसूस करें और उनकी इज्जत किया करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सियासी कारकुन को जो प्रिविलेजेस हासिल होते हैं वो एक आम आदमी को नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं एज अ पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं कि सियासी कारकुन को क्या प्रिविलेजेस हासिल? प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियां, हर काम आसानी से। किसने कहा आपको? नहीं होता ऐसा। PMLN के सियासी कारकुन जिनकी आज हुकूमत है, मरकज में भी और पंजाब में भी, आप किसी एक सियासी कारकुन को बुलाएं और उससे पूछ लें कि क्या इसको कोई प्रिविलेज हासिल है। देखें, मैं जब अपनी पार्टी की बात करूंगा तो मेरी लीडरशिप मेरिट्स पे बिलीव करती है। हम जब भी इक़्तिदार में आए, हमने हमेशा मेरिट को तरवीज दी, मेरिट को फरोग दिया। उस मेरिट पे हमारे अपने कारकुन का कत्लेआम भी हुआ। हमारा कारकुन, उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। देखें, एक सियासी कारकुन अगर जदोजहद करता है, ये सोचता है कि यार कल को मेरी पार्टी की हुकूमत आएगी तो शायद मेरे बच्चे और बच्ची को कोई नौकरी मिल जाए, शायद मुझे कोई काम शाम करने के लिए कोई जो है वो लोन मिल जाए। पहले जमाने में हुआ करता था ना ये। एक वक्त था कि जब सियासी कारकुनों को नौकरियां दी जाती थी, एक वक्त था जब सियासी कारकुनों को कर्जे दिए जाते थे और बहुत सारे उनको मराद दी जाती थी। लेकिन
टाइम चेंज होते साथ साथ चीजें बदलती गई। मियां नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की सियासी भर्ती हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के तकाजे बदलते गए और फिर शहबाज शरीफ साहब ने मेरिट की एक ऐसी बालादस्ती कायम की कि जिसमें हमारे सियासी कारकुन को हमसे बहुत गिले थे। और आज मरियम नवाज साहबा जो असूल और कानून वो अपना रही हैं वो इंतहाई मुश्किल फेज से गुजर रही हैं, अपनी पार्टी को और अपने लोगों को नाराज कर रही हैं, लेकिन वो अपने मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, पंजाब की आवाम के हक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि उन्होंने जो अभी अपना घर अपनी छत स्कीम बनाई है, माजी में लोगों ने बड़े वादे किए ना, कोई 1 करोड़ नौकरियां देने आया था, कोई 50 लाख घर बनाने आया था, बनाए तो नहीं, करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, 50 लाख घर तो नहीं बने। मरियम नवाज ने जो वादा किया उसकी तकमील करके दिखाई। आप देखें कि अपना घर अपनी छत स्कीम जो है उसमें अगर किसी के पास 5 मरले का प्लॉट है 1 से 5 मरले तक शहर में और देहात में 1 से 10 मरले तक, तो उसको इंतहाई आसान शराइत पे बगैर किसी गारंटी के बगैर सूद के उसको लोन मिल रहा है। अब हमारे पास एप्लीकेंट्स अगर फर्ज करें 10 लाख हैं और हमारे पास लोन की कैपेसिटी जो है वो 50,000 है, तो 9.5 लाख लोगों को तो फौरी लोन नहीं मिलेगा ना, टर्न बाय टर्न सबको मिलेगा। लेकिन उसमें अगर हम चाहते हैं, अगर मेरी सीएम ये चाहती कि वो अपनी पार्टी के कारकुनों को सिर्फ देगी तो उनको कौन रोक सकता था, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने मेरिट की बालादस्ती का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने अपने सियासी कारकुन को नवाजे बगैर, पॉलिटिकल तकसीम को देखे बगैर। अब बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि जनाब ये तो पीटीआई के लोग हैं, ये तो फलानी पार्टी के लोग हैं जिनको मिल गया, लेकिन मेरी सीएम ने, मेरी वज़ीर आला ने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, कभी ये फर्क नहीं किया। माजी में लोग फर्क करते हैं, लेकिन अभी एक मुश्किल ये भी तो आ रही है ना, आपने बड़ा अच्छा जो है पॉइंट रेज किया। देखिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, स्पेशली मैं मीडिया की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा ताल्लुक इस शोबे से है, जैसे हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, ऑफिस बॉयज हैं, उनके पास घर नहीं है। अगर उन्होंने लेना है तो वो किस जगह पे जाके ये चीज के लिए अप्लाई कर सकती है, क्योंकि पोर्टल पे कोई स्पेसिफिकली आपको गाइडलाइन नहीं दी गई इस हवाले से। मैं चाहती हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा बात। अच्छा देखें, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप किसी दिन जो है मिनिस्टर हाउसिंग को भी बुलाएं और सेक्रेटरी हाउसिंग को भी बुलाएं, और वो जो अपना घर अपनी छत के जो पीडी हैं उनको भी बुलाएं। वो आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल से ब्रीफ करेंगे और आपके चैनल के तौर से लोगों को पता चलेगा। लेकिन तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर लोग अप्लाई करते हैं। आप देखें कि अब तक कई हजार लोग जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट जो है फिगर मेरे पास इस वक्त नहीं है, मुझे पता होता तो मैं जरूर ले लेता। मेरे नॉलेज में है कि कई हजार लोग जो हैं उनके घर इन प्रोसेस हैं और बन रहे हैं। अच्छा। और कई हजार लोगों के लोन्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई कि फलां किस शख्स का किस पार्टी से ताल्लुक है, कोई वोट नहीं मांगा गया उसके बदले। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जब मेरिट पे बच्चों को लैपटॉप्स दिए थे, उस वक्त बच्चों को लैपटॉप देने का कल्चर नहीं था। जब उनको लैपटॉप दिए थे तो क्या हमने आप उन बच्चों से कोई ऐसा वादा लिया था कि आप मुस्तकबिल में हमें वोट देंगे? नहीं, हमने उसके बदले में उन बच्चों से कोई डिमांड नहीं की थी। आज उन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, ये जो है मैं सोशल मीडिया पे देखता था, वो कहते थे कि जनाब हमने वोट लैपटॉप तो ले लिया शहबाज शरीफ, वोट हम फलां शख्स को देंगे। लेकिन सोचें और देखें कि आज जो ई कॉमर्स जोर पकड़ती जा रही है, आज जो बच्चे बच्चियां जो है इस मामले में अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, अगर उस वक्त ये लैपटॉप्स ना दिए गए होते, बहुत सारे बच्चों के लिए शायद लैपटॉप की कोई हकीकत नहीं है, लैपटॉप की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बच्चा या वो बच्ची कि जो कभी सोच नहीं सकती थी कि उसका वालिद जो एक गरीब आदमी है या उसकी वालदा जो घरों में काम करती है उनको कभी लैपटॉप लेके दे सकेगी, तो सोचें कि उन बच्चों की जिंदगी कितनी आसान हुई होगी। तो PMLN को मैं इस पे बहुत सारी बहस कर सकता हूँ, शायद हमें इसका सियासी नुकसान हुआ हो, मैं समझता हूँ कि हमें इसका सियासी फायदा नहीं हुआ होगा। अगर हम सिर्फ अपनी जमात के लोगों को फोकस करते हैं तो जिस तरह का हमारे मुआशरे का ट्रेंड है, लोग जो जोक दर जोक हमारी जमात में आते जाते हैं कि यार इस जमात को ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्जे मिल जाएंगे, इस जमात को ज्वाइन करेंगे तो हमें जो है वो प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन हमारी लीडरशिप ने मेरिट को फोकियत दी, मेरी सीएम ने, मेरी वज़ीर ने, मरियम नवाज ने हमेशा मेरिट को फोकियत दी, मेरे पीएम ने जो आज पीएम है शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने हमेशा मेरिट की बात की। हमने अपने वर्कर को रोजे रखाए, हमने अपने वर्कर का बाज़ दफ़ा मुआशी नुकसान किया, लेकिन हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई बदअदबी नहीं। व्हिच इज गुड कि मेरिट को मद्देनजर रखा जाता है। अच्छा, आपने लैपटॉप की बात की तो मुझे याद है कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कैसी रही, क्योंकि अभी तो बहुत आसानी से आपको सहूलियत मिल जाती है बच्चों को, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना काम हो रहा है, तो आपका जो स्टूडेंट लाइफ का पूरा एक टेन्योर था वो कैसा था, क्या क्या मुश्किलात थी? मेरी जिंदगी जो है ना वो बड़े उतार चढ़ाव का शिकार रही है।
और मैं चूँकि वन आई इन क्लास 6 तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि फाइनेंशियल इशू कोई नहीं था, लेकिन बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना, बहरहाल आपके पास कानून के ख़जाने भी हो ना, तो बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। मैं बहुत से मौक़ों पर मैंने अपने वालिद को मिस किया है। जब जब शादी हो रही थी, मेरा निकाह हो रहा था, तो मैं आंसुओं से रो रहा था, तो लोगों ने कहा पता नहीं शायद मुंडे का ज़बरदस्ती ब्याह कर दे मैं, तो ऐसी बात कोई नहीं थी, मुझे अपने वालिद याद आ रहे थे। जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर का औहद ले रहा था, तो मेरी आंखों में इसलिए आंसू थे कि मैं सोच रहा था कि मेरे वालिद जिनसे मैंने सियासत सीखी वो सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उनको सियासत का शौक़ था और वो मुझे उंगली पकड़कर सियासी प्रोग्राम्स में लेके जाया करते थे। तो मैंने ये सोचा कि काश आज मेरा वालिद ज़िंदा होता, वो देखता कि उनका बच्चा किस मुकाम पे गया है अल्लाह के फजल से, कि पूरे सूबे की जो 12-13 करोड़ की आबादी है उसमें 13 लोग वजीर बनते हैं, 14 लोग वजीर बनते हैं, 20 लोग वजीर बनते हैं। तो आई वाज वन ऑफ देम। तो ये अल्लाह का बड़ा करम था, तो मैंने उनको बड़ा मिस किया। तो मेरा जो बचपन है वो बड़ा सेंसिटिव गुजरा है। आखिरी दफा कब हुए थे? आखिरी दफ़ा ये सैलाब ज़दगान की मुश्किलात को देख के आंखों में आंसू आए हैं। बहुत से लोग, क्योंकि हम मरियम नवाज साहबा के साथ फील्ड में रहे हैं और अभी पिछले पूरे 10-15 दिन जो है हमने फील्ड में गुजारे हैं, तो तकलीफ होती है जब किसी का। वैसे आपने फील्ड का कहा, तो फील्ड में आप भी टिकटॉक बनाते हैं, मरियम नवाज के टिकटॉक पे बड़े क्रिटिसाइज होते हैं। मैं क्योंकि आपके पहले सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एक आधे सेकंड के लिए महफूज करता हूँ कि इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि टिकटॉक क्यों बनते हैं। मैंने अपने बचपन की बात की तो मेरा जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बड़ी अच्छी गई। मैं मैट्रिक तक टॉपर बच्चा रहा हूँ, ब्राइट स्टूडेंट। हाँ, मैट्रिक तक। और उसके बाद जब मेरे उन दिनों मामू की डेथ हुई, तो हम लोग उन दिनों रवाज ये होता था कि जब किसी की अपने की डेथ होती थी तो पूरा ख़ानदान उसके घर में चले जाता था। और मुझे याद है कि हमारी वालदा हमें गुजरात के करीब लाला मूसा जो है वहाँ वो रहा करते थे, तो मेरी वालदा हमें वहाँ ले गई और 40 दिन जो जेहलम जब तक नहीं होता 40 दिन हम लोग वहाँ रहे। जब वापस आए तो पता चला कि अब तो एडमिशन्स की डेट ही गुजर गई है। अच्छा। तो उस वक्त भी मेरा A+ था मैट्रिक में, लेकिन मुझे एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे, तो फिर मुझे MAO कॉलेज में एडमिशन दिया गया और उन्होंने कहा कि यार बच्चा बड़ा अच्छा है तो इसको हम एडमिशन देते हैं। उसमें फिर मेरा शायद फॉल्ट है कि मैं पॉलिटिकली ज़्यादा अंगेज हो गया, मैंने अपनी क्लासेस उस तरह से नहीं ली। तो जो मेरी FSC थी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी FSC में कम पार्ट आ गई। तो एक स्टूडेंट जो टॉपर रहा हो सब्जेक्ट में, बायो में, तो यानी एक स्टूडेंट जो टॉपर रहा हो तो उसकी सप्ली आ रही है, तो फिर मैंने अपने आप को रिकवर किया। आज आप हेल्थ मिनिस्टर है, बायो में कम पार्ट है। देखिए, मैं सच बोलने का आदी हूँ, मैं बड़ी खुली बातें करने का आदी हूँ। तो मैं कोई बाय चॉइस तो हेल्थ में आया नहीं हुआ, मुझे तो टास्क असाइन किया गया था। जब जो किया गया मैं वो हमेशा करता हूँ। लेकिन देखना ये है कि जब आपने कंपैरिजन करना है तो आपने देखना ये है कि आया एक डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर रहा है उसके दौर में हेल्थ में ज़्यादा तरक्की हुई है, या एक मेरे जैसा निकम्मा आदमी जिसको ज़बरदस्ती भेज दिया गया, जिसका चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ था या जिसकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है, उनके दौर में हेल्थ में ज़्यादा तरक्की हुई है। तो ये इस पर बात होगी। तो उसके बाद मैंने अपने आप को अल्लाह के फजल से दोबारा जो है अपना ऑर्गेनाइज किया और फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने मास्टर्स 2015 में किया। अच्छा। 2015 में मैं MPA था और बीइंग MPA में जब पेपर देने बैठा तो बच्चे मुझे पहचान के हंसते थे कि आपको, बच्चे कहते थे कि आपको क्या मसला है, आप क्यों आ गए हैं। तो एग्जामिनर ने भी मुझे पहचान लिया, तो वो मेरे पास आया तो उसने कहा सर कोई एनी सर्विस फॉर मी। तो मैंने उसको हाथ जोड़े, उसको मैंने कहा भाई अगर तूने मेरे पे कोई एहसान करना है तो मेरे से चले जा और 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा दे दे और सब बच्चों का पेपर वापस कर दे। तो मेरे जो टीचर थे डॉक्टर इकबाल चावला, उन्होंने मुझे दोबारा से हिम्मत देने में बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने मुझे समझाया कि स्टडीज़ कंप्लीट करने की कोई एज नहीं होती। फिर मैंने मास्टर्स किया और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी 2nd पोजीशन है मास्टर्स में। और उसके बाद मैंने अपना MPhil जो है वो स्टार्ट किया। अभी मेरे 2 सेमेस्टर मैंने अभी फ्रीज किए हैं। तो मेरा ख्वाहिश और कोशिश है कि मैं अपनी PhD कंप्लीट, अल्लाह करे उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। देखिए ना, बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे एक्स्ट्रा टाइम लिया ना इसीलिए सेकंड पोजीशन में। एक्स्ट्रा टाइम जो है मैंने अकेले नहीं लिया था, वो कोई 5 से 7 मिनट जरूर लिए थे और मैंने सब बच्चों को इकट्ठे दिलवाया था। बच्चे आज भी दुआएं देते होंगे आपको। तो बहरहाल बात है, जिन्होंने तारीफ करनी है उन्होंने करनी है, जिन्होंने तनकीद करनी है उनका काम यही है, वो करते रहेंगे। आई वुड डैम केयर। और अब आ जाते हैं आपके उस सवाल पे जो आपने कहा कि टिकटॉक वाला। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को पिछले 10 से 12 सालों में बदल दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों में नेगेटिविटी घुसा दी गई है। पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे को चोर कहना बाइसे इज्जत करार दे दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि किसी एक लीडर ने उनको शऊर दिया, और वो शऊर क्या दिया, वो शऊर ये दिया
कि मैं आपका गिरेबान पकड़ लूं और मैं आपसे सवाल करूं। शौर ये तो नहीं होता। शौर होता है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांका जाए, अपनी गलती को देखा जाए और अपनी गलती को दुरुस्त करके अगले की बात की जाए। तो हम उल्टी राह पे चल पड़े और उल्टी राहों में सोशल मीडिया बिल्कुल सरे फहरिस्त है। अब टिकटॉक जो एक ऐसी एप्लीकेशन है कि अगर आप उस पर अपनी कोई एक्टिविटी डालते हैं तो बाल दफा वो घंटों में जो है वो लाखों पे चले जाती है, दिनों में मिलियंस पे चले जाती है। कोई और ऐसा मीडियम है कि जहां आप अपने काम को प्रमोट कर सके। तो टिकटॉक जो है कोई शौक से नहीं बनाते। और टिकटॉक फिर जैसे मेरी सीएम ने बात की तो लोगों ने उस पर भी मीम्स बना ली। उन्होंने गलत बात नहीं की, टिकटॉक बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है। वो उन्होंने कौन सा कॉमेडी सर्कस का टिकटॉक बनाया है? वो सिर्फ काम ही टिकटॉक की हद तक करती हैं कि टिकटॉक बनाना इसलिए काम कर। देखें, अल्लाह के फजलो करम से जो मरियम नवाज ने कर दिया है, बड़े अदब से अर्ज करूं, हमारी सियासी मुखालिफ पार्टियां जितनी भी हैं, उनके अब्बा जी भी कब्र से निकल कर आ रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। क्यों? आपने एक नमूना लॉन्च किया था ना यहाँ पे, एक आपने केपी में भी लॉन्च किए हुए हैं। आज पुरानों की बात छोड़ देते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब के और किसी के कंपैरिजन की बात नहीं करता, मैं आज के चीफ मिनिस्टर्स की बात करता हूँ। एक हमारे मोहतरम अली बिन गंडापुर साहब हैं, ठीक है, बाल उनके भी बड़े जबरदस्त है माशाल्लाह। और बालों वाली गानी भी और मैं बाकियों की बात नहीं करता, हम केपी को कंपैरिजन कर लेते हैं पंजाब के साथ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा का दौर 1.5 साल तक नहीं हुए अभी उनको। 1.5 साल के अंदर मरियम नवाज के प्रोजेक्ट में आपको गिनाना शुरू होगा तो आपकी पोस्ट कार्ड खत्म हो जाएगी, आपकी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका मरियम नवाज के प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, आपने केपी से कंपैरिजन किया, हम सिंध से क्यों नहीं करते? देखिए, हम सिंध से भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा परेशानी जो है वो हमारे उन दोस्तों को है जिनकी हमायती याफ्ता पार्टी की केपी में हुकूमत है। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ पर 30 साल की हुकूमत का ताना देने वाले, जो कि सरासर झूठ पे बात मबनी थी, 30 साल की तो कभी हुकूमत रही नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब का टोटल टर्न्योर जो है वो 8.5 साल का बनता था, और उसके बावजूद केपी में 14 साल से इस हुकूमत का तसलसल है। 14 साल से ये सूबे का हुक्मरान है। आप 14 साल पहले का केपी देख लें कि वो सरप्लस में था, आज का केपी जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। आप वहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, वहां के पेशेंट्स आज भी पिंडी के और लाहौर के अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मुनासिब अस्पताल नहीं है। आपने वहां पर बिल्कुल अपना शौकत खाना बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो तो आपकी फ्रेंचाइज है। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर हम पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिंध में भी तो एक अरसा दराज हो गया ना पीपल्स पार्टी को बैठे हुए, तो मैं इसलिए भी सिंध की बात करना देखिए, मैं आपको बताऊं, सिंध जो है वहां पर बहुत सारे प्लस भी हैं, बहुत सारे माइनस भी हैं। अच्छा। अगर मैं वहां पर माइनस की बात करता हूं तो मुझे वहां के प्लस भी देखने होंगे। और वहां का जो प्लस है कि सिंध के अंदर जो बुनियादी तौर पे अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो जो गामा नाइफ और साइबर नाइफ हैं, जो कि दिमाग के ऑपरेशन के लिए, कैंसर की बहुत सारी चीज़ ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो तो वहाँ मौजूद हैं। और तो किसी सूबे में नहीं थी। पंजाब अब लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो बन रहा है उसमें गामा भी है, उसमें साइबर भी है, और उसके अलावा दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो सिंध के पास हैं। सिंध का जो प्रिवेंटिव का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। और उनकी जो मिनिस्टर हैं अजरा पलीचो साहबा, वो बड़ी अच्छी प्रोफेशनल खतून है और बड़ी अच्छी खतून है। और इसके अलावा केपी वालों के भी पास बड़े अच्छे मिनिस्टर थे, वो उनको पता नहीं किस पदाश में इन्होंने चेंज कर दिया। तो जो CM बलूचिस्तान है वो भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन बुनियादी गिला और शिकवा मुझे इस निज़ाम से ये है कि एक तरफ आप काम करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ बड़के मारते नजर आते हैं, आप सिर्फ लड़ाइयाँ करते नजर आते हैं, आप सिर्फ वफाक पे हमलावर होते नजर आते हैं, आप अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करते। मुझे बताएं कि जो इस वक्त जिनको लोग खुदा समझ बैठे हैं, जिनके लिए लोग सुना के अब अजाने भी देंगे, वो लोग जो जलसों में कहते थे कि आज इमरान खान दे जलसे च नचन नु दिल करदा है, अब वो अल्लाह के फल से फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के आने के बाद वो नचन नु दिल को छोड़ के तो वो माशाल्लाह दुआओं पे और रोज़ानों पे आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह उनको हिदायत दे रहा है और किबला दुरुस्त कर दिया है उन्होंने उनका। तो मुझे उनसे ये पूछना है कि आपकी कारकर्दगी पे जब आपसे बात करते हैं तो आपके पास बताने को कुछ है? किसी के आगे माइक कर दें, वो कहते हैं कि क्या किया उन्होंने, तो वो कहते हैं बड़े काम किए। तो जब उनसे काम पूछें तो वो आए बाएं शाएं करते हैं। आप हमारे किसी आम सियासी कारकुन से पूछें कि हमारी लीडरशिप ने क्या किया, हम आपको मियां नवाज शरीफ के मैं सबको समझ आ रही है मैं किस पे बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इस मुल्क के कल्चर को तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर अखलाकियात से लेकर मुआशियात तक कोई चीज़ नहीं बख्शी, जिनकी वजह से आज हमारे जवान शहीद होते हैं, मेजर अदनान जैसे जवान, और वो माँ जिसने जवान बेटा खोया है
और वो बेटा कि जो एसएसजी का कमांडो था, जो पाकिस्तान की फौज का फखर था, आज वो किसकी वजह से खोया हमने? कौन इन खारजियों को वापस लेकर आया पाकिस्तान में? हमारी फौज ने, हमारी फौज ने, बात करूंगा, मुझे पासपोर्ट मेरा खोल दें, आप ब्लैकलिस्ट किया। हमारी फौज ने ऑपरेशन करके पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम दे दिया था। आपको याद होगा ऑपरेशन ज़रबेज़? जी जी। पाकिस्तान के अंदर जहाँ आए रोज धमाके होते थे, जहाँ एपीएस का सानिया हो गया था, जहाँ कोई शख्स महफूज नहीं रहा था, हमारे जवानों ने, हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने, सब ने मिलकर, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक यूनिट होके, एक जहत होके दहशतगर्दों को पाकिस्तान से धकेल दिया था। ये कौन है जो उनको वापस लेकर आया? ये वही है जो आज 804 की सूरत में जेल में बैठा हुआ है। ये कौन है कि जिसकी वजह से बैठने की हिमायत करते हैं खान साहब? देखें, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं किसी सियासी लीडर के जेल जाने पे खुश नहीं होता, मैं किसी सियासी कारकुन की सजा पे खुश नहीं होता, मैं इंतहाई अफसुर्दा होता हूँ। लेकिन ये कल्चर कौन लेकर आया है पाकिस्तान में? जब आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, तो मैं उन सियासी कारकुनों में शामिल था जो बहुत खुश थे, और उसकी वजह यह थी कि हमें पाबंद सलासल किया जाता था। मैंने सबसे पहली जो जेल काटी है वो 1996 में काटी है, जब मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी। पीपल्स पार्टी का दौर था, और जब मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी तो वो बाहर निकल जाती थी। तो वही हथकड़ी मेरे पाँव में लगी थी, मैं कितना छोटा था। तो मुझे अंदाजा है कि सियासी कानून में क्या बीती है जब उसे जेल जाना पड़ता है। कोई अच्छी बात नहीं है। क्या होता है जेल में? ज्यादा सख्तियां होती हैं जेल में? क्या मतलब सहूलियात मिलती हैं? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप रोजाना इस कमरे में प्रोग्राम करती है ना, और अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि आज शाम तक आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, तो जो आपके साथ होगा फिर मैं आपसे पूछूं। नहीं, वैसे जेल में तो कहते हैं ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल में खाना पानी नहीं मिलता, लेकिन सियासी कैदियों पे जो है जिंदगी तंग की जाती रही है, और ये माजी में की जाती रही है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में बैठ के सियासी कैदियों के बारे में कहे कि मैं जनाब आपका एसी उतारूंगा, मैं आपसे निपटूंगा, तो वो घटियापन की वो इंतहा हो जाती है। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मुझे इस दफा इमरान खान साहब के दौर में जेल जाना पड़ा, तो मेरी जो हवालात थी उसमें लाल बैग छोड़े गए, मुझे वजू का पानी तक नहीं दिया गया। मुझे जब पहले रखा गया तो मेरे हवालात में वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो इतनी घटिया और इतनी छोटी हरकतें की गई कि मुझे बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं थी, मुझे नीचे जमीन पे बैठने के लिए चटाई तक मैसर नहीं थी। तो कहने का मकसद है कि ये नहीं, ये क्या था, ये नहीं, घटियापन की आखिरी हद थी। अभी तो ये शिकवा तो इमरान खान भी करते कि वुजू के लिए पानी खान साहब को तो माशाल्लाह देखें, खान साहब का तो मेन्यू मंजरे आम पे आ चुका है। खान साहब के लिए तो माशाल्लाह 7 बैरकें सजाई गई हैं। खान साहब को तो देसी मुर्गियों से लेकर देसी मुर्गों से लेकर उनको माशाल्लाह चिया सीड तक दी जाती है। आपको कभी चिया सीड मिली है? मुझे बताएं। नहीं, आप माशाल्लाह अपने पल्ले से लेके खाती है ना, वो सरकार के पल्ले से खा रहे हैं। तो यानी जेल वही खान साहब कहते हैं, खान साहब खुद पे करते हैं। खान साहब ने तो सारी जिंदगी लोगों के पल्ले से खाया है। यानी मैं फिर ये बातें बड़ी गलत हो जाएंगी। आप जो उनको छोड़ के आए लोग, उनमें से किसी को पूछे ना जरा अलीम खान साहब से कि गाड़ियां जिनमें खान साहब फिरते रहे वो किसकी थी। आप जरा पूछे ना शोएब सिद्दीकी से कि जलसों में पैसे कैसे इकट्ठे होते थे। आप जरा पूछे ना उनके साथ रहने वाले लोगों से, फयाजुल हसन चौहान से पूछ लें। जो लोग तनकीद करते हैं इस पे, उनके लिए क्या पैगाम है? किस पे? ये खान साहब के पास कुछ नहीं है, ना एसी है ना बिजली है खान साहब को। उनके लिए मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि अल्लाह ने उनको जो आंखें दे दी है ना, उन आंखों का इलाज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह उन आंखों का इलाज अगली दुनिया में ही होगा, और अल्लाह ताला से मैं उनकी हिदायत की दुआ मांग सकता हूँ। क्योंकि देखें, जब आप तासुब की ऐनक ऐसी पहन लेते हैं कि आपको सच और झूठ में फ़र्क नज़र नहीं आता, और आप किसी की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको अपने कौमी परचम से ज़्यादा अपनी पार्टी का परचम अजीज़ हो जाता है, अपने लीडर कायद आज़म से ज़्यादा अपना लीडर अजीज़ हो जाता है, और आप अपने मुल्क से ज़्यादा अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं। मैं तो नहीं करता, मेरा लीडर तो नहीं करता। मेरा लीडर तो कहता है कि अगर कभी ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह करे कि मेरे और पाकिस्तान में से एक जो है उसका सर्वाइवल जरूरी हो, तो मैं तो पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात करूंगा। मेरा सबसे पहला लीडर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि जनाह है, और फिर उसके बाद मेरा लीडर नवाज शरीफ है। लेकिन आप उन लोगों से पूछें तो वो तो खुदा ना खास्ता पैगंबर से भी बड़ा लीडर बनाने को तुले हुए हैं। तो भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं, इंसान को इंसान ही रहने दें। इंसान में और फरिश्ते में और पैगंबर में बड़ा फ़र्क होता है। हम तो उन सहाबा इकराम के नौकरों की कदमों की खाक के बराबर नहीं है, गुनाहगार लोग हैं। तो हम उनको पता नहीं कभी वली बनाते हैं और कभी कुछ बनाते हैं, कभी मुर्शद बनाते हैं। मेरा मुर्शद तो मेरा अल्लाह पाक है, मेरा मुर्शद तो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा तो और कोई मुर्शद नहीं। तो अल्लाह के फजल से ना मुझे किसी और मुर्शद की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है
वो पाल के रखें। सही। अच्छा, अब हम क्रिटिसाइज की बात करें ना, अभी मरीम नवाज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो जो उन्होंने गुडी बैग्स दिए हैं उसमें सिर्फ एक चिप्स का पैकेट है, एक जूस का डब्बा है, और जो उसके ऊपर उनकी तस्वीर लगी है उसकी मेकिंग में इतने पैसे खर्च कर दिए गए। बेहतर ये था कि अंदर ज्यादा चीजें बिल्कुल रखी ये जाएं। बकवास है। हाँ। देखें, मरियम नवाज साहबा किसी से ये कहने नहीं जाती कि उनकी तस्वीर लगाई जाए, ठीक है। सम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी में चीजें कराती है तो बाज़ दफा पे लगा भी देती है। मैं आपको ऑन ऑथ कह रहा हूँ, मैं सीएम के साथ हर जगह सैलाब में गया हूँ। हमने खवातीन को जो है वो सूट्स भी बांटे हैं, ठीक है। हमने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए हैं, बच्चों को खिलौने भी दिए हैं। मैं ऑन ऑथ कह रहा हूँ कि मेरे सामने जितनी जगह पे मैं था किसी एक चीज पे सीएम की तस्वीर नहीं थी। हाँ, राशन पैक्स की जहां तक बात करते हैं, थी, सोशल मीडिया पे आई वो तस्वीर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैंने नहीं देखी ना। मैं कई जगहों पे साथ नहीं भी था, बहुत सारे विजिट्स पे मैं साथ नहीं भी था। मैं उन विजिट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें मैं साथ था। राशन पे मैंने जरूर तस्वीर लगी देखी है, ठीक। तो क्या इससे पहले किसी ने ये तस्वीर नहीं लगाई? लगनी चाहिए, आपको लगता है ठीक है? नहीं, मुझे जो लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं वो मुझे अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के बताएं कि हेल्थ कार्ड जो नवाज शरीफ बनाकर गए थे 19 शहरों में, वो देकर गए थे, उस हेल्थ कार्ड को जिसपे पाकिस्तान का परचम पेंट हुआ था, उसको अपनी पार्टी का परचम में तब्दील करके उसका नाम इंसाफ कार्ड किसने किया? मैंने किया, आपने किया? आज मुझे वो तनकीद करने वाले बेशरम लोग अपने गिरेबान में झांक के ये बताएं कि आपने तो एक एक जगह पे आप इंसाफ स्कूल, आपने लैट्रिने भी इंसाफ के नाम से चला दी, आपने जो लसानी के लंगर खाने थे उन पे अपनी पार्टी का परचम पेंट कर दिया। तो आप उन लोगों को जो ये बात करते हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, इस पे भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि जो कहते हैं ये कि जो फ्लड इफेक्टीज हैं उन तक इमदाद इसलिए भी नहीं पहुंचने दी जा रही कि जी आप जो इमदाद के पैकेट्स लेके जाते हैं उसमें मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा, वो एक वीडियो मेरे पास आई, किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी, मैं आपको खुल के बता देता हूँ। परवेज रशीद साहब ने फौरन मुझे वो वीडियो भेजी, सीएम साहब ने उनको कहा कि इसको चेक करें और थर्ड पार्टी से चेक करें कि ये ऐसा हुआ है। तो मैंने फौरी तौर पे कमिश्नर मुल्तान से और डीसी मुल्तान से और उधर के अपने रिसोर्सेज से चेक कराया। वो जो इशू हुआ था उनको इस बात पे किसी ने मना नहीं किया था कि आपको जो है वो हम ये सामान नहीं ले सकते क्योंकि इन पे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं है। वो इशू ये था कि वो ये कहते थे कि किश्ती के जाने का एक टाइम है, हम रिस्क में नहीं डाल सकते। और उसके साथ एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि उनको ये पता था कि हम फलां इलाके में इतना सामान दे चुके हैं, फलां इलाके में अब सामान की जरूरत है, तो जिधर ज्यादा जरूरत थी उधर डाइवर्ट करने के लिए उनको एडवाइस किया गया था। कोई खुदा ना खास्ता किसी ने उनको मना नहीं किया कि हम आपका राशन नहीं पहुंचाएंगे। उनको ये गाइड किया गया था कि आप एक थ्रू चैनल के सिस्टम के चलें। हमारी पीडीएमए और हमारी आर्मी की वहां बोट्स खड़ी थी, उनको ये एडवाइस किया गया था कि आप इस तरह से ना जाएं, हमसे आप डिस्कशन कर लें कि जरूरत कहां पर है, जहां पर हम दे चुके हैं वहां मत जाएं, जहां आप जरूरत है जहां अभी नहीं दिया वहां पर हम आपको डाइवर्ट करते हैं। तो जो वीडियो जिसके हाथ लगी होगी उसने उतना पोर्शन उसको रख के तो उसको आगे से चला दिया। असल इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि हम, अब मेरी आपकी एक गुफ्तगू हो रही है, अब कोई उस गुफ्तगू को पूरे सेंटेंस को मुकम्मल रिकॉर्ड करने की बजाय उसको आधा रिकॉर्ड करके चला दे जिसमें मैंने कोई बात की हो तो उसको कहीं से कहीं जोड़ा जा सकता है, आधा सच खतरनाक, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हम लोग नेगेटिविटी के आदी हो गए हैं, और वो नेगेटिविटी के आदी हम इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई भी अच्छा काम जो हुकूमत कर रही हो हम उसको अपनी नजर से देखते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस काम का फायदा और नुकसान मेरे अपने घर वालों के है। जैसे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन हमने मंशूर में वादा किया था, हम लेकर आए, हमने मंशूर में वादा किया था। मैं अब आपको बताऊं और आपके तवज्जो से लोगों को बताऊं कि दुनिया के 144 ममालिक में ये वैक्सीन लग रही है, 2006 से लग रही है, इसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। हमने अपने मंशूर में ये वादा किया था क्योंकि हमें ये फिगर्स हमारे पास आई थी कि पाकिस्तान में इस कैंसर की वजह से और इस जैसे और कैंसर्स की वजह से 297 हमारी बेटियां माएँ बहनें हर माह लुकमा जल बनती हैं। मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे किसी त्यारे का हादसा और उसमें 200-250 लोग मर जाएं तो वो कितनी बड़ी खबर होती है, लेकिन ये तो कोई खबर नहीं होती कि हर महीने उस त्यारे से ज्यादा हमारी बेटियां जो हैं सिर्फ इस कैंसर का शिकार होकर मर जाती हैं। तो क्या उनको बचाना हमारा फर्ज नहीं है? तो हमने दुनिया की तहकीक से फ़ायदा उठाया, गावी के साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर हमने कोशिश की कि हम इस वैक्सीन को पाकिस्तान में लेकर आएँ। हमने उसमें हाफ पेमेंट जो है वो हमने की 51%, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 49% है वो फिलहाल हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स की। और इसी तरह होता है, ये इसी तरह होता है। और जिन लोगों को नहीं पता वो बेवकूफ़ है, उनको पता ही नहीं है तो हम ही शुरू हो जाते हैं। तो हम उस वैक्सीन को लेकर आए और आज हमने पूरे पाकिस्तान में, हमने ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत तो पंजाब में है हम तो सिर्फ यहाँ लगाएंगे,
हमने तो उसको पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया और चारों सूबे में लग रही है। और जो लोग यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं, मैं जब मुझे ये तनकीद पहुंची सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैंने फौरी तौर पे डीजी एनसीसीआई से रब्ता किया, मैंने फौरी तौर पे टेरर मिनिस्ट्री से रब्ता किया, क्योंकि वो तनकीद झूठ पर मबनी थी और वो ज्यादती और जुल्म की इंतहा थी कि आप उन बच्चियों को जिनको हम मौत के मुंह में जाने से अल्लाह के फजल से बचाना चाहते हैं, आप उन बच्चियों को खामखा मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। और खुदा ना करे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के उनकी बच्ची या उनकी बहन को कभी ये कैंसर हो, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि किस पे क्या बीती है। ये उनसे पूछें जिनकी बेटियां मरी हैं, ये उनसे पूछें कि जिनकी माएँ मरी हैं और बच्चों को रोता छोड़ के गई हैं। आज अगर एक उम्मीद की किरण आई है इसकी एक डोज के बाद, जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है, और ये जो बकवास चलाई जा रही थी झूठ पर मबनी कि जी खुदा ना खास्ता बच्चियां बांझ हो जाएंगी, मैं ऑन ऑथ कह रहा हूँ 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट किए हुए हैं, हमने बड़ी रिसर्च के बाद इसको लॉन्च किया था। तमाम मेडिकल प्रोफेशनल से जो रिलेटेड लोग हैं वो इस पे बात अब कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट वीडियोस बनाई हैं, क्या वो डॉक्टर्स थे? वो उनका ताल्लुक एक महसूस सियासी जमात से था। जब हमने उनके अकाउंट्स को ट्रैक किया, जब हम उनके पीछे गए, तो एट द एंड वही सियासी पार्टी निकली जो पाकिस्तान में 24 घंटे फितना फैलाती है। यानी अगर एक अच्छा काम हो रहा है और कौम की बच्चियां बच रही हैं, तो वो भी उनको कबूल नहीं है कि भाई इस हुकूमत के जरिए अच्छा काम क्यों हो रहा है। यानी वो पाकिस्तान की बर्बादी खुदा ना खास्ता उनको मंजूर है। ये तो वो लोग हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो ये तो उस वक्त भी अपना मंजन बेच रहे थे। ये तो इस खुशफहमी में थे कि इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो जिल्लत और रुसवाई का बायस बनेगा, तो हम नारे मारेंगे कि देख लें जनाब ये क्या हुआ है। लेकिन फिर अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, उन गाजियों और उन शहीदों के सदके जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा बचाया। फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर को अल्लाह ने वो इज्जत दी, मेरे लीडर शहबाज शरीफ को अल्लाह ने वो इज्जत दी कि आज आप देखें सऊदीया में क्या हुआ है। कभी देखा ऐसा सीन? आपका तो लीडर जब गया था वो उन लोगों से मुखातिब हूँ कि भाई आपका लीडर जो करतूत गोल के जो करतूत गोल के आया था, अगलों ने तो जहाज खाली करा लिया था उससे। हवा में क्या था कि चलो उतरो जहाज से, निकलो, शाबाश, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि तुम उनके जहाज में बैठ के उनके मुतालिक बकवासें कर रहे हो, क्योंकि किसी के मुतालिक तुम कलमा हक और खैर का कहते नहीं थे। आज जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं करता, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो इज्जत से नवाजा गया, आज बीइंग पाकिस्तानी, मुझे इसका मेरा सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। लेकिन कईयों को अभी भी मौत पड़ी हुई है, तो भी जिनको पड़ती है वो पड़ती रहे। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से था, है और रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को किसी लीडर की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर कोई लीडर ये समझता है कि मेरे बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, तो वो खुशफहमी में है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, ये था, ये है, ये रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जिसको तकलीफ होती है वो होती रहे। इंडिया की तकलीफ तो समझ आती है, अपनों की नहीं आती, और लोगों की तकलीफ तो समझ आती है, इनकी तकलीफ क्यों नहीं समझ आती? मुझे समझ नहीं आता कि ये कहने को तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े पाकिस्तानी हैं, हम नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान अच्छा हो रहा है, जब पाकिस्तान को दुनिया इज्जत दे रही है, जब पाकिस्तान के साथ बैक वक्त अमेरिका, चीन और रूस के बेहतरीन ताल्लुकात है, जो माजी में कभी ऐसा सीन नहीं देखा होगा आपने, कि पाकिस्तान और इनके अब्बा जी थे जिनसे इनकी बड़ी उम्मीदें थी, जब अब्बा जी ने अपना किबला बदला तो उन्होंने अब्बा जी बदली है। तो आप ये ट्रम्प के खिलाफ बातें करते नजर आते हैं। पहले कहते थे ट्रम्प जो आवेगा अल्लाह को पता जाएगा। अच्छा चलें, ये तो जाती बात हो जाएगी ना। मुझे ये बताएं कि हेल्थ के शोबे में इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि फ्लड की सिचुएशन थी, अभी तो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की तरफ जब आप लोग जाएंगे, क्या कोई प्लान है? मैं चाह रही हूँ जो हमारी आवाम सुन रही है उन तक पहुंचे। जो पिछला 1-1.5 साल है, आपने ये देखा कि सीएम साहबा ने जब ओथ उठाया था, अगर आप उनकी पहली तकरीर निकाल लें तो उन्होंने 2-4 मेन बातें की थी। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं इंशाल्लाह सेहत की सहूलत को चलाकर आपके घर लेकर आऊंगी। लोगों ने कहा यार ये क्या है, अभी झूठ बोल दिया, ये कैसे हो सकता है कि सेहत की सहूलत चल के हमारे घर आ जाए। तो फिर लोगों ने देखा कि अल्लाह के फजल से सेहत की सहूलत की दस्तक चल के आपके घर आई। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो इस वक्त हमारा सबसे लीडिंग ब्रिगेड है, 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिनकी अफादियत आज सैलाब में आके आपको पता चली है कि जहां जहां सैलाब आया, ये इतना बड़ा डिजास्टर था, इसमें आउटब्रेक होने का अंदेशा था, वबाई अमराज फैलने का अंदेशा था। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने माजी के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जब आप कहते थे कि जनाब आप फ्लड कैंप लगाना है, यार कहीं से बैनर लिखवाओ, कहीं से डॉक्टर पकड़ो, यार अब दवाइयाँ वहां तक कैसे पहुंचेंगी, रास्ते में तो पानी है। और क्लिनिक ऑन व्हील्स एक चलता फिरता फ्लड कैंप साबित हुआ, जिसने हर जगह जाकर लोगों की खिदमत की। और मैं
अगर आज के फिगर आपको दूं तो आज की तारीख तक जब से फ्लड आया है क्लिनिक ऑन व्हील्स 8.5 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज उनकी दहलीज पर कर चुका है। और उसके बाद जो सीएम साहब का एक बेहतरीन इनिशिएटिव आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वाटर लॉक एरिया में लोग हो गए थे, जहां पर आपकी रोड एक्सेस खत्म हो गई थी, वहां पर सिवाय किश्ती के आपके पास कोई तरीका नहीं था जाने का। तो फिर क्लिनिक्स ऑन बोट फौरी तौर पे 24 से 36 घंटे में मैं शाबाश देना चाहूंगा अपने डिपार्टमेंट के उन तमाम वॉरियर्स को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब के थ्रू DGPDMA का, रेस्क्यू 1122 के साथियों का, जिन्होंने 24 से 36 घंटे में उन बोट्स को क्लिनिक ऑन बोट में कन्वर्ट किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रख के उन कश्तियों पर जाकर फ्लड अफेक्टेड वाटर लॉक एरियाज में लोगों के पास गए। कई ऐसी इंपॉर्टेंट जानें बचाई कि जो अगर क्लिनिक ऑन बोट के थ्रू ना पहुंचा जाता तो शायद वो जाने चंद घंटे में चले जाती। इतना बड़ा डिजास्टर। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान जो है वो बहुत सारे इलाकों में बिल्कुल नहीं हुआ, मवेशियों तक का नुकसान नहीं हुआ, बर वक्त इंखलाब मुमकिन बनाया गया, प्री फ्लड एक्टिविटीज की गई। और जो जानी नुकसान हुआ वो आपको पता है कि वो इसलिए हो गया कि लोग निकल नहीं रहे थे, लोगों को हाथ जोड़े गए कि खुदारा यहाँ पर पानी आने वाला, आप निकल जाए, लेकिन वो जो है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, जिसके नतीजे में हमें कुछ जानी नुकसान कुछ जगहों पे बर्दाश्त करना पड़ा। तो क्लिनिक ऑन व्हील के साथ आप देखें जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है, जी एक्सरे तक उसके अंदर शामिल है, डिलीवरी तक उसके अंदर हो जाती है, और टेस्ट जो लेबॉर्ट्री है आपकी वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो माजी में तो ऐसा सीन कभी किसी ने नहीं देखा कि ये तमाम चीज़ें शामिल की गई हों। और फिर जो हमारी सबसे बड़ी जो अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि फ्लड की अचीवमेंट है कि सांप के काटने की शिकायत बहुत बढ़ जाती हैं जब फ्लड आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 154 केसेस कल की तारीख तक पूरे सूबे में रिपोर्ट हुए थे फ्लड इफेक्टेड एरिया में। और नॉर्मली इसमें कई दफा डेथ हो जाती थी लोगों की, लेकिन विजिलेंस इतनी स्ट्रांग थी, लोगों की एक्टिविटी इतनी तगड़ी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट इतनी तेजी से जाग रहा था कि किसी एक शख्स की भी अल्लाह के फजल करम से डेथ नहीं हुई। हर शख्स को मौके पे वैक्सीन जो फ्राहम की गई, और तमाम के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्लाह के फजल से सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। और पूरा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया। अब हम अल्लाह के फजल से उनको एक जो मेडिसिन का एक पैक है वो भी देने जा रहे हैं, हम टोल फ्री नंबर देने जा रहे हैं कि जब पानी उतर जाएगा तो हमारा काम ज़्यादा तेज़ होगा। यानी पूरी एक प्लानिंग है जी अल्लाह के फजल से। और डेज के साथ है कि फर्स्ट वीक की क्या प्लानिंग है, सेकेंड वीक की क्या प्लानिंग है, पानी उतरने के बाद थर्ड वीक की क्या प्लानिंग है। हमने जो हमारी HPV वैक्सीन की कैंपेन है, हमने फ्लड इफेक्टेड एरियाज में वो भी नहीं रुकने दी, हमने पोलियो कैंपेन नहीं रुकने दी, हमने तमाम तर वो मामला रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो अल्लाह के फजल से उसी तरह जारी रहे जैसे 24/7 जारी रहते हैं। और इस पर मैं अपने तमाम डिपार्टमेंट को शाबाश भी देता हूँ। मैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक हर शख्स का मशकूर हूँ। मैं डॉक्टर्स का मशकूर हूँ, मैं नर्सिस का मशकूर हूँ, मैं फार्मासिस्ट का मशकूर हूँ, मैं पैरामेडिकल स्टाफ का मशकूर हूँ, मैं हेल्थ वर्कर्स का मशकूर हूँ। इवन जो सुथरा पंजाब के लोग जो सफाई करते हैं, यकीन करें उन्होंने भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। और सबसे बढ़ के मैं अपने रेस्क्यू के जवानों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हज़ारों जिंदगियां बचाई हैं। मैं पाक फौज के उन जवानों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर किरदार अदा किया है। मैं पुलिस के उन जवानों का मशकूर हूँ जिनको मैंने खुद देखा कि अपने कंधों पे, हम ये कह सकते हैं कि यूनिटी हमें बड़ी नजर आई। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट ने अपने रोल को प्ले किया है। हर लोग तनकीद करना बड़ा आसान है। चैलेंजेस क्या क्या थे इसमें? ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, इनका कुछ नहीं जाता, ये बैठे बैठे 2-4 लाइनें लिखते हैं और तनकीद कर देते हैं। काश अपने घर के गर्म बिस्तर से उतर के आप एरियाज में आके प्रैक्टिकली फिरे। मैं यकीन करें जिस एरिया में गया हूँ, मैं जब जाता था रात को मेरे रैशेज हो जाते थे, मुझे शदीद तरीन एलर्जी हो जाती थी और मुझे दवाइयाँ खा के अपना गुजारा करना पड़ता था। ठीक है, मरियम औरंगजेब जो सीनियर सूबाई वजीर हैं, CM तो सबको नजर आई, मरियम औरंगजेब आज भी अलीपुर में बैठी हैं। आज पिछले एक हफ्ते से वो खातून अपने घर नहीं गई, लोगों को बड़ी तकलीफ है उसकी। ये भी तो देखें, कहाँ आपके भी तो लीडर थे। आपसे फिर मैं बात को क्लियर कर रहा हूँ, आपसे मुराद आप नहीं है कि भाई तनकीद करने वालों, आपके भी तो लीडर थे। है कि कोई ऐसा लीडर तो दिखाओ। तुम्हारे लीडर तो दबके बैठे हैं। KP में सैलाब आता है, आप लोग कहीं नजर नहीं आते। KP में जलजला आता है, आप लोग कहीं नजर नहीं आते। KP में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, आप लोग कहीं नजर नहीं आते। वहाँ मुतासवात में लोग डूब जाते हैं, खड़े खड़े डूब जाते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आपके हेलीकॉप्टर तक कहीं नजर नहीं आते। KP से हम वापस अगर पंजाब पे आते हैं, मुझे बताएं कि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कहते हैं कि बहुत काम होना चाहिए, लेकिन
हमने ये देखा है कि इनको साइड पे कर दिया जाता है। अभी क्या काम हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन दोनों सेक्टर्स में? देखिए, पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब भी आई है उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे भरपूर काम किया है। शहबाज साहब के दौर में हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप हुआ करता था जिसको सर माइकल बाबर हेड करते थे, और एजुकेशन और हेल्थ दोनों का स्टॉक टेक हुआ करता था और चीफ मिनिस्टर बाकायदगी से वो स्टॉक टेक लेते थे। हम बीइंग मिनिस्टर वो स्टॉक टेक लेते थे, उसमें एक एक इंडिकेटर को थर्ड पार्टी के जरिए एवेल्युएट किया जाता था। और जब सर माइकल बाबर गए तो वो जो रिमार्क्स देकर गए वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। वो मेरे पुफी के बेटे नहीं थे या शहबाज साहब के चचा के बेटे नहीं थे, वो जिनके पुफी के बेटे हो सकते हैं उनके बारे में तो उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिया, लेकिन हमारे बारे में जो बात करके गए वो आज रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ और एजुकेशन। और आप देखें कि जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थ के ऊपर के अद्वियात की घर पे फराहमी, कैंसर की बात कर लें, कैंसर का बड़ा मंजन बेचा गया ना यहाँ सालों, और कैंसर के जो जिन अस्पतालों के नाम पे मंजन बिकता रहा है, जहाँ पे चंदे इकट्ठे होते रहे हैं, मैं आज पूछूंगा लोगों से कि 10% इलाज आप फ्री करते हैं। आपके अगर 200 बेड हैं तो आपके पहले आपके 99 बेड थे, अब शायद 200 हो गए हैं, तो 200 बेड का 10% बनता है 20 बेड। 20 बेड्स पे आप इलाज फ्री करते हैं और 180 बेड्स वालों से आप पैसे लेते हैं, पूरे पैसे लेते हैं। और उन 20 बेड्स के ऊपर जो आप चंदा इकट्ठा करते हैं पूरी दुनिया से, क्या किसी ने उसका हिसाब दिया है? लोगों से रसीदें मांगने वालों ने 2014 से खुद स्टे लिया हुआ है कि उस अस्पताल का ऑडिट नहीं हो सकता, और जिस दिन उसका ऑडिट हुआ लग पता जाएगा कि वो पैसा कहाँ गया है। अलीमा खान साहबा से यही सवाल किया गया था ना, जिसकी बड़ी तकलीफ हुई है कि आपकी जायदादें कैसे बन गई अमेरिका में, आप तो सिलाई मशीन चलाती थी, आपने तो बड़ी मेहनत से काम किया है, भाई आपका जो है बड़ा ईमानदार आदमी है, उसने तो कभी कोई पैसे 2 नंबरी की नहीं, जो क्रिकेट खेली वो खर्च कर गया होगा पैसे, तो अमेरिका की जायदादें कैसे बन गई है। और मुझे एक और चीज समझाएं कि राना सनाउल्लाह ने हमारी प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बैठ के कहा था कि जी हम इमरान खान का ट्विटर बंद कर देंगे, ट्विटर अकाउंट उनका हम बंद करेंगे। तो ये इतनी देर बाद क्यों ख्याल आया, और क्या उनका ट्विटर अकाउंट इतनी वर्थ रखता है कि उस पे कुछ पोस्ट हो और गवर्नमेंट उस पे कहे कि जी हमने बंद कर। मैं तो किसी चीज को भी बंद करने के हक में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि हम किसी का ट्विटर या किसी का भी और किसी की आवाज को भी बंद करें, लेकिन कुछ चीजें नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आ जाती हैं। देखिए, अब इस वक्त जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ HPV वैक्सीन के बारे में, अगर एक हुकूमत अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लेती है, जो बच्चियां कैंसर से मर रही हैं, उनको जब आप उस काम से रोकते हैं और उसके बारे में नेगेटिविटी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं और जानबूझ के करते हैं और मेलाफाइडी करते हैं, बदनीति से करते हैं, नीयत आपकी नेक नहीं होती, आप बदनीति से करते हैं, तो फिर ऐसे अकाउंट्स को बंद करना तो बनता है ना, फिर ऐसे लोगों को अकाउंटेबल करना तो बनता है ना। तो जब आप नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए बदनामी का और खतरे का बायस बनते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई अडयाला में बैठा शख्स हो, तो उसको तो अकाउंटेबल होना चाहिए। सही, ठीक है। लास्ट में हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से, क्योंकि क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बहुत आम हो चुका है, और कहते हैं शायद इसी से ही अब आप फेवरेट हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़िंदगी मैंने सारी सियासी गुजारी है और मैंने अपनी ज़िंदगी का, अपना बचपन, अपनी जवानी सारी इस मुल्क को और इस सियासी पार्टी को दी है, क्योंकि मैं शायद ये समझता हूँ, मेरा अपना सोचने का स्टाइल है, मैं समझता हूँ कि मेरी लीडरशिप जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकती है। जिस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी लीडरशिप मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकती, मैं इस लीडरशिप को छोड़ दूंगा या इस काम को छोड़ दूंगा। तो अपने लीडर से प्यार करें, बिल्कुल करें, लेकिन खुदा के वास्ते उसको नबी पैगंबर का दर्जा ना दें। और जो सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी ऐनक का नंबर दुरुस्त करें, किसी पर तनकीद से पहले सिर्फ ये देखें कि मैंने इस मुल्क को क्या दिया है। अगर तो मैंने इस मुल्क को कुछ दिया है तो फिर मुझे हक है कि मैं दूसरों से सवाल कर सकूं, लेकिन अगर मैं खुद, मेरा वालिद जो है, अगर मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा वालिद सरकारी मुलाजिम है और उसने DH में घर बना लिया है और उसकी तनख्वाह सारी 50,000 है, तो मुझे सबसे पहले किसी से रसीदें मांगने की बजाय अपने अब्बा जी से पूछना चाहिए कि अब्बा जी, आपके पास तो कुछ नहीं था, आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपने DH में घर कैसे बना लिया? तो हम में ये रिवाज नहीं है, हम अपने अब्बों से नहीं पूछते, लोगों के अब्बों से पूछते हैं। तो ये मुल्क उस दिन आगे जाएगा जिस दिन 2 काम होंगे, जिस दिन हम सब अपने अपने का हिस्से का काम करना शुरू कर देंगे और जिस दिन हम लोगों को अकाउंटेबल करने की वजह अपने अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे, मुल्क आगे चले जाएगा। चलें जी, ठीक है। बेहद शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे बात करनी हो, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।